नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हम एक्सप्लेन पेज से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखो, हम एक तो ये डिस्कस करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये इंडियन एक्सप्रेस का जो पूरा एक कैंपेन चल रहा है उसको लेकर के, तो इसमें एक दो पॉइंट नए हैं वो जानेंगे। दूसरा, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट को कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी है वो जानेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोविड-19 के चलते किसी भी इंडिविजुअल की अगर डेथ हुई है तो उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको आप कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करो और उसके लिए गाइडलाइंस फ्रेम करो। ये बात कही गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कि भाई आप कॉम्पनसेशन उनको दो। जानेंगे मुद्दा पूरा। इसके अलावा यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो होता है उसके बारे में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, इस प्रिंसिपल से आप क्या लर्निंग्स लेते हो, वो बड़ी काम की चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना के द्वारा जो अभी स्टेटमेंट दिया गया है, कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जो बात कही है वो चारों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी रूल ऑफ लॉ पे आपको कुछ लिखना हो तो वो काम आएंगे। ठीक है, देखेंगे उन चारों पॉइंट्स को। इसके अलावा फिर आ गए हम पेज नंबर 5 पे। वहाँ पर रूरल एरियाज़ में जो नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जिसमें भारत नेट प्रोजेक्ट, उसके बारे में जानेंगे। क्या है मुद्दा, अभी क्या आगे एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है। इकोनॉमी पेज पे जीएसटी को देखो 4 साल हो गए हैं इम्प्लीमेंट होते हुए। तो 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, तो अब 4 साल में क्या प्रोग्रेस रही है उससे संबंधित ये आर्टिकल है। अच्छा है, देखेंगे डिटेल में। दूसरा, यहाँ पर कोर जो भी सेक्टर हैं उनमें ग्रोथ देखी गई है मई महीने में 16.8% के 16.8% की वजह रही लो बेस। थोड़ा सा जानेंगे इसको भी। इसके अलावा 2 आर्टिकल्स और हैं यहाँ पर। एक तो वर्ल्ड बैंक ने लोन देने का अप्रूवल दिया है इंडिया में। ठीक है, जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। एक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स अभी रिलीज़ हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से? इकोनॉमी पेज से। फिर इसके बाद में एक्सप्लेन्ड पेज पे सिर्फ एक आर्टिकल हमारे लिए काम का है, वो ये कि माइनर क्राइम्स के बारे में जो भी सस्पेक्ट्स हैं, जिन पे भी डाउट है कि हाँ छोटे मोटे क्राइम्स जो होते हैं उनके बारे में नाम जो है वो अब पब्लिक में रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। ये बात कही है किसने? एसोसिएटेड प्रेस, जो कि यूएसए बेस्ड एक न्यूज़ एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने ये कहा है कि हम माइनर क्राइम्स में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं उनके नाम हम पब्लिक में रिलीज़ नहीं करेंगे। क्या है पूरा मुद्दा, जानेंगे डिटेल में। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे चाइना को देखो WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है, एक तो ये डिस्कशन करेंगे। और दूसरा एक पॉइंट जो है हमारे सामने यहाँ पर कि श्रीलंकन सरकार ऑफिशियल्स की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि चाइना के जो लोग हम्बनतोता पोर्ट के आसपास में चाइनीज स्टैब्लिशमेंट में कोई भी मूवमेंट करे तो वहाँ पर आर्मी मिलिट्री के कपड़े ना पहने। ये बहुत बड़ा कंसर्न वाली बात है, जानेंगे इसमें कि क्या कंसर्न्स वहाँ पे उठ रहे हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ न्यूज़पेपर है जिसमें स्पोर्ट्स है वो सारा और कवर कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में। देखो, ये न्यूज़ तो हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सी नहीं या दूसरी जो कंपनियां हैं ना इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जो काम आती है, फिर इंडियन कंपनीज की बात भी करें तो वहां पर भी IAS रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स को डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट मिलती है। जैसे कि HDFC बैंक के चेयरमैन की बात ही कर लो या दूसरे कोई इंडस्ट्रीज में ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट की बात करो, वहां पर भी अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पोस्ट रिटायर बेनिफिट्स की बात आ गई। तो मुद्दा ये है कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है ना, 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि कोई भी IAS सिविल सर्वेंट होता है ना तो उसके रिटायरमेंट के बाद में वो 1 साल तक कोई भी जॉब नहीं कर सकता। अब उस 1 साल के पीरियड के जस्ट बाद में आप देखोगे कि 1 वीक के अंदर अंदर जॉब ज्वाइन कर ली उन्होंने कहीं दूसरे कोई भी PSU के अंदर मानो या फिर कहीं पर भी कोई भी प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी लेवल के ऊपर। तो बोले ये चीज़ कहीं ना कहीं हाँ सवाल उठाती है इनके ऊपर कि भाई आप ये कर क्या रहे हो। आपको जब स्टार्टिंग में बताई जाती है चीज़ें कि आप कोई बायसनेस नहीं दिखाओगे, कोई भी पार्शियल स्टेटमेंट या कुछ भी ऐसे कदम नहीं उठाओगे, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स अपनी लॉयलिटी दिखाओगे, तो उन पर सवाल आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट केस स्टडी है आपके लिए, एथिक्स के लिए, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को तो एक एक को अच्छे से देखना जरूरी है। थीम तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, बाकी केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अब यहाँ पर
155 आईएएस ऑफिसर, 30 आईआरएस ऑफिसर और 18 आईपीएस ऑफिसर और फॉरेन सर्विसेज के और 4 अदर जो ऑफिसर्स हैं वो प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या किसी भी तरीके से उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे देखी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इवन ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है ना, रिटायरमेंट के बाद में 1 साल का गैप और फिर बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, इस कूलिंग ऑफ पीरियड को वो एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह काम में लेते हैं, सीखते हैं कामों को, अपडेट करते हैं खुद को। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो एक चीज़ और ऐड हो गई उसी लाइन में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, देखो, स्मॉल सेविंग स्कीम्स से रिलेटेड, कि सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने का बिल्कुल भी मानस नहीं बनाया, और ये जो कमिंग क्वार्टर है जुलाई से सितंबर, इसमें एज इट इज़ बनी रहेंगी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या है इसमें पूरा। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में 1 ईयर डिपॉजिट, 2 ईयर डिपॉजिट, 5 ईयर डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ अकाउंट्स होते हैं, और साथ में किसान विकास पत्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिनके बारे में देखो, जब इलेक्शन हुए थे ना वेस्ट बंगाल में, उसके पहले भी हमने देखा था कि उस टाइम पर भी ये न्यूज़ में आई थी बातें। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में आप एक एक की डिटेल लोगे जो आपके सामने आ रही है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट किसके लिए कितनी फिक्स की हुई है। ये देखो, याद रखना हो अगर बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो देखो आप इनको याद रखो। बाकी हाईएस्ट यहां पे रिटर्न कितना मिल रहा है, एनुअली 7.1% इंटरेस्ट रेट मिलती है अगर कोई भी इन सेविंग स्कीम्स में डिपॉजिट करता है। तो पीपीएफ में सबसे ज़्यादा रिटर्न है 7.1%। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि जितना कुछ भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास में जाता है, डिपॉजिट करते हैं लोग अपने पैसे को, उनमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ अकाउंट जो होता है ना, जो ईपीएफ वो अब मैनेज करता है, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट दी जाती है वो मिलती है 8.5%। उसके कंपैरिजन में ये पीपीएफ पे जो रिटर्न मिलता है वो 7.1%। ये सेकंड है, मतलब हाईएस्ट रिटर्न तो देखो ईपीएफ अकाउंट पे मिलता है, और सेकंड हाईएस्ट रिटर्न किस पे मिल रहा है, पीपीएफ अकाउंट पे। तो ये चीज़ एक तो काम की थी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमने बात की थी कि पिछली बार जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड का मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाने के लिए सिक्योरिटीज रिलीज करती है ना, कि हाँ जी ये हम आपको कागज़ लिखा हुआ दे रहे हैं, इस पर इतना रुपया लिखा हुआ है, इतना रुपया आप हमें दो, और इसकी जो जितनी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब उस कागज़ के ऊपर जिसको हम बॉन्ड बोल रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, ठीक है, तो उसमें लिख देंगे कि हाँ जी 100 रुपये का ये कागज़ है। अब 100 रुपये का ये कागज़ दे दिया जाएगा मार्केट में, और ये बोला जाएगा कि आप इस 100 रुपये की बजाय आप हमें दे दो कितने, 90 रुपये। अब 90 रुपये में वो गवर्नमेंट को आपने 90 रुपये दे दिए, और ये कागज़ आपके पास में रख लिया, और इस जो डॉक्यूमेंट था इस बॉन्ड पे, ठीक है, इसमें कंडीशंस लिखी रहती है कि हाँ जी इतने टाइम बाद में सरकार आपको 100 रुपये रिटर्न कर देगी। तो ये क्या हो गया, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे आपने सरकार से ले लिया। अब उसके बाद में आप जैसे ही टेन्योर कंप्लीट होगा, इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे लिखा हुआ जो पीरियड है वो कंप्लीट होगा, तो सरकार के पास जाओगे आप फिर से, और फिर वहां पर आप दे दोगे कि हाँ जी आपका कागज लो, हमें हमारे 100 रुपये दे दो। अब सरकार आपको 100 रुपये देगी। तो ऐसे में 90 रुपये में तो आपने खरीदा था और सरकार ने दिए कितने, 100 रुपये। तो ये हो गया फेस वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर बॉन्ड्स को बेचना। एक तो ये तरीका होता है बॉन्ड्स को रिलीज करना। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे पेमेंट कर दिया जाए। ज़्यादातर तो फेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट करता है काम। आप देखोगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड बात करें, यील्ड का मतलब होता है कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी पैसा लगा रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उसको कितना फायदा हो रहा है। तो देखो पहले हमने देखा था कि 18 मंथ्स के हाईएस्ट, पिछले 18 महीनों के अंदर 10 साल का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जो टेन्योर होता है किसी भी बॉन्ड का, उसमें 10 साल वाला जो कैटेगरी वाले जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है उनकी यील्डिंग जा रही थी 6.6%। वो भी अब धीरे धीरे कम होती हुई 6% तक आ गई। तो ऐसे में क्या है कि एक तो आरबीआई ने जो अपनी जो पॉलिसी रेट्स हैं वो कम कर रखी हैं। अब पॉलिसी रेट्स अगर कम है तो देखो इंटरेस्ट रेट मार्केट में एकदम कम है, और मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोगों के पास में उधार लेने के लिए ऑप्शंस बैंक्स भी अवेलेबल है, बैंक से भी ले लेंगे, तो या फिर मतलब जो सरकार को पैसे की ज़रूरत है वो भी अपनी ज़रूरतें बैंकों से पूरा कर सकती है। और दूसरी तरफ ये जो एक बैलेंस बनना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है, डिपॉजिट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, कि बैंकों में पैसा जमा कराना एक तो, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, इनमें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं तैयार होता ना, दोनों में बैलेंस नहीं है, तो जिस तरफ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उस तरफ लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो पूरी इकोनॉमी के लिए क्या हो जाता है,
थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बैलेंस बनाने के लिए क्या किया गया कि 10 साल के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज की गई उनकी प्राइसेस को भी अब रेगुलेट कर रखा है, उन पे भी यील्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है, जो कि 6.6% तक पहुंच गई थी, वो भी अब डाउन हुई है। इसका मतलब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में वो भी थोड़ा डाउन हुआ है। तो एक तो ये चीज, दूसरी जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इनमें भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सेम बनाई रखी है। तो ऐसे में वहां पर भी लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कोई परेशानी का कारण नहीं बनेगा इकोनॉमी के लिए। तो ये सिचुएशन यहां पे बताई जा रही है सारी। बाकी तो चीजें आप देख ही सकते हो कि रेपो रेट अभी चल रही है 4% और अकोमोडेटिव स्टांस अपना रखा है आरबीआई ने, वो सारी चीज़ें। तो आपके लिए टास्क है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में पढ़ लो, नोट्स नहीं बनाए तो अब बना लो, पिछली बार भी मैंने कहा था। और इन्फ्लेशन का तो आपको पता ही है हाल क्या चल रहा है अभी, कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है जिसमें फ्यूल एंड फूड दोनों आइटम्स भी कंसिडर कर लिए जाते हैं, अगर इनको एक्सक्लूड कर दो फ्यूल एंड फूड को तो देखो फिर आ जाती है आपकी कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.3% तक चल रही है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में हमें आरबीआई को कितना बैंड दिया हुआ है 4 + -2, उससे भी ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को टैकल करना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो पॉइंट मेन जो था वो ये कि इंटरेस्ट रेट्स राइज नहीं की गई है, और ये डिसीजन किसने लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये ध्यान रखें आप। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोविड विक्टिम कोई भी है तो उनके रिलेटिव्स को आप कंपनसेशन दो, उनको हर्जाना दो, और इसके लिए गाइडलाइंस फिक्स करो। क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अगर बात करें तो उसके तहत ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी स्टैब्लिश होती है, और उनकी ये ड्यूटी है कि जो भी विक्टिम्स हैं उनके रिश्तेदार, जो भी डिपेंडेंट्स हैं, उनकी केयर की जाए। अब इसके पीछे देखो वजह क्या है, वो कुछ ऐसा है कि नोटिफाइड डिजास्टर के तौर पे कंसिडर कर दिया गया था इसको, कोविड-19 को, पिछले साल। ठीक है, ऐसे में क्या हो जाता है कि जब आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस बीमारी को नोटिफाइड डिजास्टर कंसिडर कर दिया, तो अब इस एक्ट के प्रोविजंस अब इस बीमारी से संबंधित हर एक सेक्शन पे अप्लाई हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को बोल करके बोला कि आपने जब डिजास्टर्स अलग अलग, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, कोई भी अगर आती है, तो ऐसे में वहाँ पर जो भी परेशानियाँ होती है, जो भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उनको आप कॉम्पनसेट करोगे वहाँ पर जो लोग भी उसके विक्टिम हुए हैं उस डिजास्टर के। तो सेम चीज़ आप कोविड पे अप्लाई करो। एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, जहाँ तक मैं सही हूँ तो यही बात है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में एनडीएमए की डिटेल और बताना मुझे, ठीक है। तो एनडीएमए ने अपनी परफॉर्मेंस, मतलब जो भी अपनी ड्यूटीज़ थी वो परफॉर्म करने में फेल हो गए। ज़रूरत यह है कि जो भी फैमिलीज़ हैं, डिपेंडेंट्स हैं, जिनके मतलब जो भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ को मतलब जिनका डिमाइज हो गया है इस कोविड के चलते हैं, तो उनको आप हेल्प प्रोवाइड करो एक्स ग्रेशिया के तौर पे, जिसमें देखो मांग तो ये की जा रही है कि 4 लाख रुपए तक एक एक फैमिली को प्रोवाइड किया जाए, एक इंडिविजुअल के अगर डेथ हुई है तो इस डिजास्टर के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, नोटिफाइड डिजास्टर इसको कंसिडर कर लिया गया था पिछले साल कोविड-19 को। और इसमें एनडीएमए एक्ट जो है, जो डीएमए एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, उसमें सेक्शन 12 है जो कि ड्यूटी डिफाइन कर रहा है एनडीएमए की या फिर एसडीएमए की, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, तो आपको एक्स ग्रेशिया वहाँ पर देने की ज़रूरत है। ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि कोविड-19 को मैंने बता दिया नोटिफाइड डिजास्टर आपने कंसिडर कर लिया। तो सेक्शन 12 तो क्या कहता है कि गवर्नमेंट शैल, ये देखो सेक्शन 12 का स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, द नेशनल अथॉरिटी शैल रिकमेंड गाइडलाइन। शैल का मतलब आप देखते हो, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, शैल का मतलब हो जाता है कि हाँ जी ऑब्लिगेटरी है, करना ही पड़ेगा। विल की बात अलग होती है, विल में तो फिर मे वाला कंसिडरेशन आ जाता है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट शैल अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा। और यही चीज इंटरप्रेट की है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि आपको करना ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, द नेशनल अथॉरिटी शैल रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन अफेक्टेड बाय डिजास्टर। अब डिजास्टर कौन सी, जो इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हो, और इसी के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही नोटिफाइड डिजास्टर आपने बोल दिया कोविड को, तो अब आपको यहां पर जो भी परेशान लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनकी हेल्प करनी होगी।
क्या किया जा सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए, चाहे वो कैंप्स में रह रहे हैं रिलीफ प्रोवाइड करो, शेल्टर दो, फूड ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी स्पेशल प्रोविजंस भी करो जो विधवा औरतें हैं या फिर जो ऑर्फन बच्चे हैं जो अनाथ हो गए उनके लिए, और एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस, पैसे की भी हेल्प देनी हो तो वो भी करो, और अदर रिलीफ जो आपको लगे कि हाँ ज़रूरत है वो प्रोवाइड करो। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या कर दिया था, मार्च 2020 में कोविड-19 को नोटिफाइड डिजास्टर, तो ये ऑब्लिगेटरी हुआ कि नहीं इनके ऊपर, तो बोले ये चीज़ आपको करनी ही होगी, अब इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करो। ये बात है मेन। देखो गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है, नंबर 1। नंबर 2, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो भी नोटिफाइड डिजास्टर्स हैं वो अर्थक्वेक या फिर सुनामी, वो क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड पे आती हैं और आके चली जाती है, और उसके बाद में जो भी डैमेज होता है उसको कंपनसेट करने के प्रोविजंस है। बट ये जो कोविड है ना, ये तो बहुत ज़्यादा घातक है, जो कि आने वाले टाइम तक पता नहीं कितने और सालों तक चलेगा। तो इसमें आप टाइम फ्रेम फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ जी अभी डिजास्टर खत्म हो गया अब हमें कॉम्पनसेट करना है। तो एक तो ये डिफरेंस बताया। दूसरा, शेल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला कि ये जो शेल टर्म यूज किया हुआ है, ठीक है, द सेंट्रल अथॉरिटी शेल, तो उस शेल टर्म को आप मे की तरह कंसिडर करो। तो एक इंटरप्रिटेशन का भी डिफरेंस आता है। और साथ में ये भी बताया गया कि हम पहले से ही हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, आईसीयू फैसिलिटी, ऑक्सीजन फैसिलिटी, बोलो ऑलरेडी ये काम किए जा रहे हैं। माइग्रेंट लेबर्स के लिए जो फूड फैसिलिटी है वो भी हम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ पहले से की जा रही है जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कंट्रोल करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स ये हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप इसके लिए बाउंडेड नहीं हो कि 4 लाख रुपए ही दो। पिटिशनर ने तो डिमांड की थी कि 4 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए जो भी विक्टिम है उसकी फैमिली को, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना ठीक लगे उस हिसाब से मिनिमम लेवल तो फिक्स करो। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल इसलिए आ रहा है, इसमें पॉइंट इतना सा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से कोई रेगुलेशंस फिक्स करके फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को हैंड ओवर कर देती है ना कि हाँ जी इतने रुपए एक विक्टिम की फैमिली को देने हैं, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000, 3 लाख, कितना भी, तो उससे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म लेवल बन जाएगा। नहीं तो हर एक स्टेट अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देगा उस पेमेंट को, और उससे की वजह से जो विक्टिम्स हैं उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो ऐसे में एक फिक्स लाइन, फिक्स स्टैंडर्ड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आने की जरूरत है। ये चीज बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि देखो प्रोटेस्ट ये नॉर्मल चीज है, सोशल मीडिया पे लोगों की आवाज उठाना ये भी नॉर्मल चीज है, पर प्रोटेस्ट जो है ये तो देखो डेमोक्रेसी के पार्ट है, तो बोला इसको तो जुडिशरी को डील करना ही पड़ेगा। दूसरा, सोशल मीडिया पे अगर कोई एक फ्लो चल रहा है, मान लो कि किसी भी एक चीज को लेके वो क्राइम है, उसको लेकर के सोशल मीडिया ट्रायल्स शुरू हो गए कि हाँ जी ये गलत है, ये गलत है, मैंने पोस्ट कर दिया कि ये चीज़ गलत है, मेरे फॉलोअर्स ने पोस्ट कर दिया कि हाँ वाकई में ये चीज़ तो बहुत गलत है, बढ़ते बढ़ते देखा कि सोशल मीडिया पे जजमेंट आ गया कि फांसी दे दो उस गलत करने वाले को। पर रियलिटी में क्या ये फैक्ट शो करता है कि वो मेजोरिटी व्यू है? वो तो केवल और केवल एक माहौल बना हुआ है, उसी में केवल आगे से आगे शेयर पे शेयर होते चले जाते हैं। तो सीजीआई का कहना ये है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी हैं, इन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी में ये कॉमन चीज़ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेजोरिटी लोग इस चीज़ के फेवर में हैं। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ कि आप राजा को बदल सकते हो चुनाव करके, पर इसका मतलब यह है क्या कि जो टायरनी है, जो उनकी तानाशाही है, वो आप एकदम खत्म कर दोगे? नहीं ना, तो आने वाला राजा भी तो तानाशाह हो सकता है। तो देखो ये सारी चीजें हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड किया जाए। रूल ऑफ लॉ आप एम लक्ष्मीकांत में जरूर पढ़ोगे, ये फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से पहले पहले आ जाएगा रूल ऑफ लॉ, या फिर फंडामेंटल राइट्स वाले पोर्शन में आ जाएगा जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमें अपहेल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि जनता का काम है इलेक्शन करना। फिर उसके बाद में जो डेमोक्रेसी के 3 की पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो बोले जब एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन हो गया, लेजिस्लेचर में इलेक्शन हो गए, फाइनल हो गया, अब जुडिशरी का काम है कि इन दोनों को चेक करती रहे कि हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं दोनों।
ऐसे में ये बैलेंस करके काम करेंगे तो जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो भी डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें क्रिटिसिज्म भी है, डिबेट भी है, डिस्कशन भी है, वायलेंस, वॉइस राइज होना भी है, सोशल मीडिया पे इस तरीके के सोशल मीडिया एक तरीके के ट्रायल भी चलेंगे, इन चीज़ों से हम आंखें नहीं मूंद सकते। पर हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो है रूल ऑफ लॉ, और इन तीनों प्रिंसिपल ऑर्गन्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत काम करने की जरूरत है। अब देखो रूल ऑफ लॉ के लिए ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, वो आप लिख लेना। यहां पर आप देखो पेज नंबर 2 पे है कि 4 प्रिंसिपल्स यहां से आते हैं रूल ऑफ लॉ से। नंबर 1 प्रिंसिपल आ गया कि कोई भी अगर कानून, अब रूल ऑफ लॉ कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि हाँ जी कानून का ही यहां पर मेन अधिकार चलेगा, हर चीज के ऊपर एवरीथिंग इज बिलो द लॉ, कोई भी चीज ऊपर नहीं है कानून से। तो ऐसी परिस्थितियों में नंबर 1 कानून होना चाहिए एकदम क्लियर और एक्सेसिबल, मतलब बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन वे में लिखा हुआ होना चाहिए, कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए वहां पे। और एक्सेसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि जो आप कह सकते हो ना कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको तो कानून की फैसिलिटी मिल जाती है, और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उनको कोई फायदा मिलता नहीं है, तो वो चीज़ फिर बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगी। तो ये एक क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस करना। तो रूल ऑफ लॉ के लिए पहला काम हो गया ये। दूसरी चीज़ आ जाती है आप यहाँ पर कि लॉ अगर आप बनाओ और आप ये चाहते हो कि लोग उसको ओबे करें, तो ऐसे में आपको वहाँ पर फंडामेंटल पॉइंट्स पे एकदम क्लियरली लिखना होगा, मतलब एक सीक्रेसी को ख़त्म करना पड़ेगा, वहां पर ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, तब जाकर के लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी हम इसको फॉलो करें। तो दूसरा प्रिंसिपल ये हो गया। तीसरा प्रिंसिपल हो गया, जो वर्डिंग आप यूज कर रहे हो वो सिंपल होनी चाहिए। अब आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्रिटिसिज्म में देखते हो ना, केवल वकीलों का पुलिंदा बता दिया जाता है उसको, केवल वकीलों का, केवल वकालत से संबंधित डिफिकल्ट वर्ड यूज किए हुए हैं, तो ऐसे में समझने में मुश्किलें होती हैं। तो सिंपल वर्ड होंगे तो एक कॉमन मैन समझ पाएगा, और एम्बिग्विटीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज है एकदम क्लियर होनी चाहिए। 3 प्रिंसिपल। और चौथा प्रिंसिपल है राइट टू पार्टिसिपेशन, कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी कानून को बनाओ या बने हुए कानून में कोई करेक्शन करो। जैसे कि लेटेस्ट अगर बात करें तो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा रिलीज किया हुआ है पब्लिक में डोमेन में, तो वो ओपिनियन ही तो ले रहे हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, समझ रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी फिर बाद में इसमें फिर फीडबैक लिए जाते हैं, चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस किए जाएंगे। तो जब लोगों का खुद का पार्टिसिपेशन होगा कानून बनाने में, तो उनको फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्टीमेटली इन चारों प्रिंसिपल के बेसिस पे रूल ऑफ लॉ मेंटेन रखा जा सकता है। तो ये चारों के चारों आप एज इट इज लिख लो, ये 4 पैराग्राफ हैं, ये चारों के चारों, ठीक है। एक ये नीचे गया, यहां पर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत नेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देखो गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे कि रूरल एरियाज में जो नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है, जिसके लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ था भारत नेट, वो क्या है लगातार पोस्टपोन्ड होता चला जा रहा है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स का भी रोल अब इंश्योर किया जा रहा है। देखो टारगेट क्या था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है भारत नेट। अब देखो जहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, जिस भी स्कीम में फ्लैगशिप्स लिखा हुआ आ गया ना, उस स्कीम को तो रट ही लो, छोड़ो मत उसको रटना है, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, फ्लैगशिप अगर स्कीम में लिखा हुआ है तो ध्यान रखें आप, ठीक है। तो भारत नेट सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को। तो ऐसे में अभी तक तो सरकार अपने लेवल पे कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा है, तो अब पीपीपी मॉडल पे इसको स्विच किया जा रहा है, जिसमें बिडिंग प्रोसेस के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और एक रिवाइज्ड स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ जी अब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा सरकार के साथ मिलकर के, तो 16 स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इंप्लीमेंटेशन जो है भारत नेट का ये पीपीपी मॉडल पे काम करेगा, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अब बताई जा रही है बचे हुए सारे काम की, वो है 29,432 करोड़। उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी कितना, 19,041 करोड़ रुपए,
ठीक है, जो कि एक वायबिलिटी गैप फंड के तौर पे काम करेगा। दैट मींस कि प्राइवेट सेक्टर की जो भी एंटिटीज हैं जब बचे हुए भारत नेट के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर अगर पैसे की शॉर्टेज आएगी तो ये ऑप्शन अवेलेबल है 19,041 करोड़ रुपए का। ये बात कही टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, जनवरी 2020 की अगर बात करें तो पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की हमने पहले। तो ऐसे में ये जो स्कीम है इसकी इंप्लीमेंटेशन जो थी वो फ्लॉन्डरिंग का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी मूव करने में। तो ऐसे में फिर इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है। और ये सारा काम कौन देख रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा पीपीपी मॉडल में ये जो सजेशंस आए हैं ये नीति आयोग ने और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके साथ में बातचीत हुई है पीएमओ के साथ में, तब जाके ये फाइनल प्रपोजल क्रिएट हुआ है। अब वो 16 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं उनके नाम। ओके, जिसमें 3.61 लाख गांवों को जोड़ा जाएगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था। उस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे आप देखोगे कि एक पंचायत के अंडर में गांव एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है ना, ये स्कीम ये पहले दूसरे नाम से चलती थी जिसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कि अक्टूबर 2011 में लॉन्च हुआ था। पर आप देख सकते हो लगातार इसकी फेलियर या फिर जो डेडलाइन है एक्सटेंड पे एक्सटेंड होती रही और नाम और बदल दिए, उसके बावजूद भी एक्सटेंड पे एक्सटेंड होती चली जा रही है डेडलाइन। तो ऐसे में अब प्राइवेट सेक्टर को फाइनली एक कह सकते हैं ना प्लेयर के तौर पे पार्टिसिपेशन मिल गया है। अब एक चीज ध्यान रखें आप कि ये जो 16 स्टेट्स हैं इनमें टोटल 9 पैकेजेस तैयार किए जाएंगे और उन 9 पैकेजेस के लिए बिडिंग होगी, ऑक्शन होगी और ऑक्शन होने के बाद में 4 पैकेज, एक बिडर जो भी होगा एक प्राइवेट प्लेयर उसको 4 पैकेजेस से ज्यादा नहीं मिलेंगे इन 9 में से। तो ऐसे में क्या होगा कि मल्टी सेक्टर मतलब अलग अलग कंपनियां जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। दूसरा फायदा क्या है सरकार, इससे क्या होगा कि कोई भी एक कंपनी ज्यादा अपनी मोनोपोली नहीं स्थापित कर पाएगी या फिर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना पाएगी, एक कंपटीशन वहां पर क्रिएट होगा। इसके साथ में 95,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते अगर सरकार अपने दम पर ही इस भारत नेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती। तो ऐसे में कहां तो 95,000 करोड़ रुपए और कहां 19,000 करोड़ रुपए। तो एक ये बेनिफिट भी यहां पर देखा जा रहा है। तो ये पीपीपी मॉडल पे काम करने की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। तो जीएसटी 4 साल का हो गया है। ऐसे में जो सेंट्रल स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है एक तो वो बढ़ गए हैं और दूसरा जो भी कॉम्पनसेशन देने की बात की गई थी स्टेट्स के साथ में प्रॉमिस किया गया था कि हम आने वाले 5 साल 2017 से लेकर 2022 तक का जितना भी स्टेट्स को लॉस होगा रेवेन्यू का इस जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के चलते हैं, क्योंकि स्टेट्स ने अपना लगभग 70% रेवेन्यू राइट्स जो हैं वो इस जीएसटी के तहत छोड़ दिए थे कि हाँ जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो हमें बेनिफिट होगा। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन स्कीम शुरू की थी कि हाँ स्टेट्स को हम इस घाटे का हर्जाना देंगे। पर वही चीज़ है कि अभी कोविड के चलते ये परेशानियां हो गई तो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो लड़ाई है वो लगातार हुई। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी एनविसाज किया था, एक्सपेक्टेशन रखी थी कि जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, वो भी ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में आपके सामने स्क्रीन पर ये एक टेबल है, इसको आप इकोनॉमिक सर्वे से टैली कर लेना या फिर आप यहाँ से याद करो तो आपके ऊपर है कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी कलेक्शन और एक्साइज टैक्स, इनकी अगर बात करें तो ये सारा रेवेन्यू हुआ है ओवरऑल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला करके। तो ऐसी परिस्थिति में देखो कि कॉर्पोरेट टैक्स जो कि 571,000 करोड़ रुपए का कलेक्ट हो रहा था 2017-18 में, वो अभी कितना हो रहा है 457,000 करोड़ रुपए। डिक्लाइन हुआ कि नहीं, रेवेन्यू की कमी। दूसरी, इनकम टैक्स 408,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन था, वो कितना हो गया बढ़कर के 469 करोड़। तो ये तो राइज हुआ है। जीएसटी की बात करो 381,000 करोड़ रुपीस का कलेक्शन था 2017-18 वाला जो ईयर था उसमें, जो कि बढ़कर के 466,000 करोड़ हो गया 2020-21 में। एक्साइज ड्यूटी भी सेम चीज आप देख सकते हो बड़ी है। पर जो एक एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन की पेस पे राइज नहीं हुआ। अब देखो 2019-20 में जीएसटी कलेक्शन कितना बताया जा रहा है 506,000 करोड़ रुपए
2019-20 में, और 2020-21 में कितना हो गया, कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई, टैक्स कंप्लायंस नहीं आ रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन में कमी। तो एक तो चीज़ ये थी कि हम कंपेयर करें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर राइज हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स बहुत बढ़ गया है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप इनको, डेटा बड़ा काम का ही है। इसके बाद में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन किसका हुआ है 2020-21 में इस डेटा के हिसाब से, ये देखिए 469,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नंबर 1, कॉर्पोरेट टैक्स नंबर 2 457। ये मान के चलो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सल हुआ है यहां पर, कि इनकम टैक्स ने कॉर्पोरेट टैक्स को बाईपास कर दिया, नहीं तो हमेशा कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास में, ये लिख लेना आप, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद में जीएसटी की बात करो तो नंबर 2 पे है 466,000 करोड़ का, फिर नंबर 3 पे है कॉर्पोरेट टैक्स, और नंबर 4 पे फिर एक्साइज। तो इस तरीके से आप डिक्लाइन, ये तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन चारों का नाम जरूर देख लेना, लिख लो आप इनको। ठीक है, इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन क्या आता है कि कंप्लायंस बहुत कम है, ज़्यादा जीएसटी फाइल्स हैं वो रजिस्टर नहीं की जा रही, तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जीएसटी नेटवर्क है उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं, आसान भाषा नहीं है, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन बड़ा मुश्किल हो पाता है, जो छोटे जो बिजनेस लेके बैठे हैं उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी में ही, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई एक टैक्स पे कर दिया रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम पे, तो वो टैक्स अब आपको फिनिश गुड के ऊपर नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो आपने रॉ मटेरियल जब परचेज किया तो भी टैक्स दिया, और फिनिश गुड जब आप सेल आउट कर रहे हो तो भी आप टैक्स देते हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, डबल टैक्सेशन। इस डबल टैक्सेशन को या फिर टैक्स कैस्केडिंग बोला जाता है, इस कैस्केडिंग को रिमूव करना, इसके लिए भी प्रोविजंस थे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि छोटे जो प्लेयर्स हैं जो बड़ी कंपनियों से अगर माल खरीदते हैं तो उन लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता, तो ऐसे में उनको डबल टैक्स देना पड़ता है। तो छोटे कंपनियां तो वैसे ही कोविड-19 के चलते परेशान हो रही हैं, तो ये कुछ ना कुछ चैलेंजेस बताए जा रहे हैं। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन का हमने देखा कि 3,81,000, फिर 4,88,000, फिर 5,06,000 बढ़ा, पर अब कोविड के चलते फिर से रुक गया। तो ये चीज़ हमने देखी, पूरा ट्रेंड देख लिया अच्छे से। अगर ये टेबल समझ में आ गई तो आपको फिर और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था उस टाइम पे बोला गया था 1 नेशन 1 टैक्स, कि पूरे देश में एक टैक्स लगेगा, तो कोई भी सामान अगर राजस्थान में खरीदो तो वो चीज़ यूपी में उसके वही भाव मिलेंगे, तो कर्नाटका में भी आपको ऑलमोस्ट मोर और लेस वो के वो भाव मिल जाएंगे। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी ज़रूरी थी, पर समस्या क्या आ जाती है, एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्स रेट्स, कि आपने जो टैक्स स्लैब्स हैं वो बहुत सारी डाल रखी हैं। नंबर 2 कि कितने सारे अमेंडमेंट कर दिया आपने, कि कितने आपने सर्विसेज एंड गुड्स फाइनलाइज किए थे जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, जिसमें 400 गुड्स और 80 सर्विसेज को इंक्लूड किया गया था पिछले 4 सालों के अंदर, और लगातार रूल्स में चेंजेस किए जाते हैं, तो वो भी देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। कि इसमें क्या, फिर वही चीज़ है, बार बार अगर कानून चेंज होता रहेगा तो जल्दी से कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जल्दबाजी मत करो, जीएसटी इंप्लीमेंट किए अभी 4 साल हुए हैं, थोड़ा टाइम और बीतेगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा। एक देखो एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, 1 से 2% का एडिशन आपको मिल जाएगा जीडीपी में, पर वो भी अभी ज़्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है। देखो एक तो कोविड ने डिसरप्शन कर दिया बहुत ज़्यादा, इसके चलते अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जो भी रियलिटी है वो हमने देखी। ये देखो उस दिन का इमेज है जब अगस्त में 2016 में ये बिल पारित हुआ था। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा मोटा मोटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि मई में कोर सेक्टर में आउटपुट जो है वो 16.8% राइज कर गया एज कंपेयर टू मई 2020, मतलब पिछले साल मई में जो परफॉर्मेंस थी उसके कंपैरिजन में आज अच्छा परफॉर्म कर गया। इसके पीछे वजह क्या है, देखो यहाँ पर कि मई 2020 में 8 कोर सेक्टर, जो कौन कौन से हैं नाम आपको पता होने ही चाहिए। एक तो कोल, दूसरा है क्रूड ऑयल, तीसरा है नेचुरल गैस, चौथा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पांचवा है फर्टिलाइजर, छठा है स्टील, सातवां है सीमेंट और फिर है इलेक्ट्रिसिटी। इनकी परफॉर्मेंस पिछले साल मई में 21.4% से माइनस में थी, जो कि अब की बार थोड़ा सा परफॉर्म कर गया, तो इसका डिफरेंस कितना बन गया 16.8%। तो बेस जो था वो लो रहा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब इस कोर सेक्टर में ये जो आठों हैं, अब इनकी कैटेगरी वाइज अब आपको एक चीज़ बतानी है कि कितना वेटेज इन आठों कोर सेक्टर्स को आईआईपी में मिलता है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना, उसमें बताएंगे आप ये। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट देखें यहाँ पर तो करंट अकाउंट डेफिसिट 8.1 बिलियन से राइज हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट, कर्जा कितना है इंडिया के ऊपर, 570 बिलियन डॉलर का कर्जा है इंडिया पर मार्च 2021 तक। ये एक काम की चीज़ है। बाकी क्वार्टर बेसिस पे डेटा है, रेमिटेंस और ये सारी चीज़ें कवर होती है। अब आप मुझे एक चीज़ और बता दोगे या खुद से पढ़ लेना कि करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते किसको हैं। इसमें एक चीज़ आइडिया दे सकता हूं कि इंटरनेशनली एक पर्टिकुलर फाइनेंसियर में आप क्या करते हो, चेक करते हो कि कितने गुड्स सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट किए, कितने गुड्स सर्विस आपने इंपोर्ट किए, उनका आपने बैलेंस बनाया, तो वो चीज़ हो जाती है। अगर आप फायदे में हो तो सरप्लस में चले जाओगे, नुकसान में हो तो आप डेफिसिट में चले जाओगे। तो फिलहाल तो देखो इंडिया डेफिसिट में ही रहता है क्योंकि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज छोटी सी है कि गूगल ने अपनी फर्स्ट कंप्लायंस रिपोर्ट अभी रिलीज की है, तो पता पड़ा कि 96% कंप्लेंट्स तो कॉपीराइट से रिलेटेड थी। तो अभी जो नए डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स अभी जो फरवरी में अनाउंस हुए थे और इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए थे 26 मई से, तो ऐसे में ये पहले महीने की परफॉर्मेंस आई है जून महीने की। ओके, आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे छोटा सा आर्टिकल ये है कि वर्ल्ड बैंक ने देखो लोन अप्रूव कर दिया है 500 मिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है, जिसमें इंडिया में जो इनफॉर्मल वर्किंग सेक्टर के जो लोग हैं जिनको कोविड के चलते परेशानी हुई है उनको सहायता दी जाएगी। 500 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब हो गया 3717 करोड़ रुपए। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी में इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, लिख लो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है। क्लास 12th में आपने जो NCERT की बुक देखी है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, उस बुक में एक डायग्राम है जिसमें यूनाइटेड नेशन की स्ट्रक्चर बताई हुई है, उसमें ITU भी लिखा हुआ है। और ITU कंसल्ट किससे करती है फिर बाद में, जनरल असेंबली के साथ में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ में। तो ऐसे में ITU के द्वारा जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ है उसमें इंडिया ने मतलब बेस्ट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटीज की बात करें तो 10वीं रैंक गेन की है, 37 प्लेसेस का जंप किया है, आप ये देखो। तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अच्छी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे आप इसका। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे, वहां पर देखो AP एसोसिएटेड प्रेस, ये देखो 175 साल पुरानी अमेरिका में नॉन प्रॉफिट न्यूज एजेंसी है। इन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर माइनर क्राइम करता है, कोई छोटा मोटा क्राइम, तो ऐसे में हम सस्पेक्ट का नाम मीडिया में रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कोई छोटा क्राइम हो गया, अब इतने क्राइम होते हैं जिसकी हद नहीं, और वहां पर आपने छोटे क्राइम के अंदर सस्पेक्ट का मतलब केवल डाउट, अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी तक कोर्ट ने अपना जजमेंट नहीं दिया है, केवल सस्पेक्ट डाउट वाला, ठीक है। तो उन इंडिविजुअल्स का जो उस माइनर क्राइम में इन्वॉल्व है, उनके केवल नाम आ रहे हैं कथित तौर पर, एलिजेडली, तो उनके नाम हम नहीं दिखाएंगे हमारी जितने भी स्टोरीज आएंगी, जितने भी फोटोग्राफ्स हैं। वजह क्या है कि इतने माइनर क्राइम्स होते हैं एक देश के अंदर कि वो हियरिंग्स, एक बार न्यूज़ प्रिंट हो गई, मीडिया में चली गई, इंटरनेट पे वो न्यूज़ अपलोड हो गई, पता पड़ता है कि वो इंटरनेट पे न्यूज़ एज इट इज़ बनी हुई है, और पीछे से उस सस्पेक्ट के जिसके ऊपर डाउट किया गया था उस माइनर क्राइम को लेकर के उसको फ्री कर दिया जाता है। कोर्ट कहता है कि हाँ जी इसके खिलाफ में कोई गवाही नहीं मिल रही है, तो ऐसे में हटा दो। फिर क्या होगा, ये इंटरनेट पे न्यूज़ है, मान लो वो रिलीज हो गया इंडिविजुअल, उसके बावजूद ये इंटरनेट पे न्यूज़ है, वो लगातार घूम रही है, तो आप ये बताओ सोशल स्टिग्मा उस इंडिविजुअल के साथ अटैच हुआ कि नहीं, अरे ये क्राइम करके गया था, वो जेल में गया था ना उस दिन, उसकी बात, ये है वो बंदा। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, उस इंडिविजुअल की सोशल लाइफ में आर्टिकल 21 को वायलेट करना शुरू कर देती है, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो। ये चीज़ है कि अगर कोई हीनियस क्राइम है, क्योंकि हीनियस क्राइम जैसे कोई मर्डर का क्राइम है या रेप का कोई केस है, तो इनमें तो क्या होता है, वो केसेस को मीडिया पूरा कवर करती है जब तक कि वो पूरा फाइनल डिसीजन ना आ जाए, ठीक है। जैसे तहलका वाला ये जो बंदा था, क्या नाम था इसका,
तेजपाल, क्या नाम था, मैं दिमाग से निकल रहा है इसका। तो इस इंडिविजुअल का 2011 से लेकर के अभी तक केस था, हाईलाइटेड रहा तहलका वाला केस जो था गोवा में। तो ऐसे में ये जो हीनियस क्राइम वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, इनको तो देखो फ्री हुए हैं, जेल हो रही है, फांसी मिल रही है, जो कुछ भी हो रहा है उनके बारे में मीडिया में अपडेशन मिल जाता है। पर जो ये छोटे क्राइम्स जो करते हैं उनके बारे में कोई अपडेट नहीं मिलता, और वो न्यूज़ जो है जिसमें उनके ऊपर अक्यूजेशन रहता है कि हाँ जी ये बंदा गलत काम करके आया है, जबकि उनको कोर्ट ने फ्री कर दिया, वो न्यूज़ अभी तक भी सर्कुलेट होती रहती है, उनके लिए फिर बाद में उनकी लाइफ मुश्किल बना दी जाती है। तो यही चीज़ आप इंडियन कंटेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है, लोग वहाँ पर जज बनने शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी ये गलत है, गलत है, गलत है, माहौल बना दिया जाता है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, फिर गलत बात हो जाती है अगर आप फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है, आर्टिकल 21 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि भाई आप मीडिया ट्रायल्स के बेसिस पे आप किसी इंडिविजुअल की राइट टू लाइफ विद डिग्निटी उसको अगर हार्म कर रहे हो तो ये तो वायलेशन हो गया। तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2020 में ये कहा भी था। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि अगर कोई भी माइनर क्राइम या कोई भी मेजर क्राइम जिसके अंदर नाम और पिक्चर जो है वो पब्लिक में आपको रिलीज करनी होगी। आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया हो कभी कि फोटो जब भी आती है तो क्रिमिनल्स के चेहरे के ऊपर ब्लैक मास्क लगा दिया जाता है, पूरा कवर कर दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि अभी तक उन पे केवल शक है, जब तक आप उनका जो एडजुडिकेशन है या फिर उनका फाइनल कन्विक्शन नहीं होता तब तक उनका चेहरा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। नहीं तो क्या है, वही सोसाइटी में एक बार नाम खराब होना, बोलते हैं ना कि इज्जत एक बार खत्म होती है और एक बार गई तो गई, फिर बाद में बननी मुश्किल है। तो ऐसे में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी विच इज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे चलने की जरूरत है। तो ये है पूरा मुद्दा, इंडिया के ऊपर भी अप्लाई होता है। आगे चलते हैं, फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। देखो 7 दशक की लड़ाई के बाद में आज चाइना को WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। अब देखो मलेरिया की बात आ ही गई है तो मलेरिया के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी का क्वेश्चन बन जाते हैं। चाइना में 1950s के टाइम से शुरू हुआ था, जब चाइना में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हुआ था और माओ जेडांग लीडर बन के उभरते हैं, तब से लेकर आप अब तक चाइना स्ट्रगल ही कर रहा था। यहां तक एक मिलिट्री प्रोजेक्ट तक शुरू कर दिया था कि कैसे भी करके प्रोजेक्ट 523, नाम लिख लेना इसका, कि प्रोजेक्ट 523 रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है, पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में। तो ये क्या है, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए चाइना के जो लीडर माओ जेडांग थे उन्होंने 1950s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था मलेरिया को खत्म करने के लिए। तो ऐसे में 70 साल की लड़ाई के बाद में आज जाकर के चाइना इस बीमारी से पीछा छुड़ा पाया है। किसी भी कंट्री को मलेरिया फ्री या कोई भी बीमारी से फ्री कंसीडर करने के लिए WHO को क्या चाहिए होता है कि पिछले 3 सालों में लगातार कोई भी केस नहीं आना चाहिए इंडिजीनसली, कि हाँ वहीं पर बीमारी हुई है उस देश के अंदर 3 सालों तक लगातार। दूसरा, फिर WHO के सर्टिफिकेशन के लिए एक रिगरस एविडेंस की जरूरत होती है कि हाँ सही में डिटेल की जाती है, पूरी स्टडी की जाती है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, तब जाकर के इनको अप्रूवल मिलता है। तो ऐसे में अभी देखो चाइना के सहित टोटल 40 ऐसी वर्ल्ड में जो सर्टिफाइड मलेरिया फ्री टेरिटरीज हो चुकी हैं, मतलब 40 देश हैं, देश या फिर कोई भी आइडेंटिफाइड टेरिटरीज 40 से 40 है चाइना WHO के द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर करने के लिए। इसमें पहले अल सल्वाडोर 2021 में डिक्लेयर हुआ था, अल्जीरिया और अर्जेंटीना 2019 में हुए थे डिक्लेयर मलेरिया फ्री। अब इंडिया का स्टेटस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मलेरिया फ्री है या नहीं, समझ गए। इधर आप देख सकते हो यूरोपियन ट्रूप्स हैं वो भी विड्रॉ कर रहे हैं, ये चीज़ बताई जा रही है, कुछ इतना काम का है नहीं। LGBT कम्युनिटी को लेकर के अभी पोलैंड के अंदर एक कानून बनाया गया, उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन क्वेश्चन उठा रही है कि भाई आप ऐसे किसी भी LGBT कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट में कानून बना सकते हो जिसमें ये प्रोविजन था कि जो गे कपल्स हैं वो अब बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ समथिंग था केस। तो ये था। खैर यहां पर देखो चाइना के द्वारा यहाँ पे श्रीलंका में एक हम्बनतोता पोर्ट डेवलप किया गया और उसमें श्रीलंका पैसा चुकाने की औकात नहीं रख रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में 99 ईयर्स की लीज पे अब चाइना के हाथ में पहुंच गया है ये हम्बनतोता पोर्ट। तो ऐसे में इस हम्बनतोता पोर्ट के आसपास में जो भी एरियाज है वहां पर जो चाइनीज पर्सनल्स काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को देखा गया है कि चाइना की जो मिलिट्री की जो ड्रेस है उस ड्रेस में वो घूम रहे हैं।
तो यहाँ पर श्रीलंका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा है चाइनीज एम्बेसी में कि भाई आप में आपकी जो प्राइवेट कंपनीज के लोग काम कर रहे हैं ना, इनको बोलो नॉर्मल सिविल ड्रेस में घूमे, मिलिट्री ड्रेस में घूमने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या इसका चाइना का दिमाग है वो समझ सकते हो आप, कि वहां पर अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाह रहे हैं, ग्रैब करने की एक कोशिश। नहीं, मिलिट्री ड्रेस का क्या काम है जब आप वहां पर प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हो। तो ये चीज है यहां पर दिखाने वाली। देखो डेथ ट्रैप में तो फंसे पड़े हैं ये बहुत बुरे तरीके से। पाकिस्तान का भी हाल खराब है, ठीक है। मलेशिया ने अपनी तरफ से पहले से ऑब्जेक्शन कर दिया है। वो बात ठीक है कि चाइना के लिए हमने एक बार आर्टिकल डिस्कस किया था, ध्यान हो तो, कि सॉफ्ट पावर चाइना की बहुत बढ़ रही है, पर ये हार्ड पावर का जो नेगेटिव इंपैक्ट है ये भी लगातार साथ साथ में बना हुआ है, ये भी खत्म नहीं हो रहा है। ओके, अब स्पोर्ट्स पेज पे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आपको लगे तो। सबसे पहली चीज तो कि 400 मीटर्स वर्ल्ड चैंपियन को बैन कर दिया है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से। नाम है वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर, दौड़ लगाने वाली, ठीक है, सलवा इद नासिर को, क्योंकि जब इनका जो डोपिंग टेस्ट हुआ तो उस टाइम पर टेक्निकली इन्होंने कुछ गड़बड़ियां कर दी थी। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हो, सलवा इद नासिर, ये स्प्रिंटर हैं। इसके अलावा अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें तो एक स्पोर्ट्स पर्सनल जिसका नाम है अभिमन्यु, ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं, यंगस्टर एवर, मतलब सबसे जवान है जो कि चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं अभिमन्यु। ये नाम आप ध्यान रखोगे, चेस ग्रैंड मास्टर, चेस नहीं, चेस ग्रैंड मास्टर। सेम चीज़ आप देख सकते हो श्रीहरि, यहाँ पर ये फोटो आ रही है। तो श्रीहरि कौन है जी? ये एक स्विमर है, बैक स्ट्रोक स्विमर, उनका नाम आप याद रख लोगे। विंबलडन के बारे में बता चुके हैं पहले भी हम, जिसमें देखा था हमने कि विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, जिसमें विंबलडन जो है वो यूके में खेला जाता है और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, घास के मैदान पे खेला जाता है। ये है पूरा मुद्दा। तो देखो डिस्कशन में बहुत कुछ था, देख लिया पूरा न्यूज़पेपर। थैंक यू।